लेते हैं सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह में हम चर्चा करेंगे कि समूह क्या है। तो ये समूह और संस्था में थोड़ा फ़र्क भी आप देखते चले कि समूह क्या है, व्यक्तियों का समूह है जिसमें अंतःक्रिया होता है। यहाँ पे समूह दिखने वाली चीज़ होती है। देखिए, मनुष्य क्या सकता है, कोई भी व्यक्ति अकेले रहकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, तो अकेले नहीं करेगा तो उसको 2-3 आदमी चाहिए, कुछ लोग चाहिए, तो समूह बनाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ मिल कर के, अगर मान लिया आपको पढ़ाई करना है तो टीचर चाहिए, 1-2 दोस्त चाहिए, तो मिल के ही काम हो सकता है। तो ये है, तो समूह का निर्माण इसलिए हो सकता है, आवश्यकता ज़रूरी है समूह के लिए। और विभिन्न विद्वान समूह में बहुत तरह के हैं, आगे बात करेंगे। भीड़ भी एक समूह है, श्रोतागण भी है, ये सब समूह के ही उदाहरण है, लेकिन अलग अलग है। जैसे एक भीड़ है, एक श्रोतागण है, बहुत सारे रेलवे पे भी रहते हैं लोग, प्लेटफॉर्म पे भी बैठते हैं, सब अलग अलग है। आगे चलिए, सामाजिक समूह का अर्थ आखिर क्या है। एक डिफिनेशन को हम पकड़ते हैं। ऑकबर्न नियमकोफ के अनुसार 2 या अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभाव डालना, प्रभाव पर जोर दे रहे हैं। तो देखिए, समूह के लिए प्रभाव होना ज़रूरी है। आपसे प्रभावित होगा तभी समूह का निर्माण होगा। क्या क्या हो सकता है? इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, प्रभाव होना ज़रूरी है, अंतःक्रिया होना ज़रूरी है। अब देखिए, समूह के लिए क्या क्या ज़रूरी है, यहाँ आपको साफ साफ बता दें कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। जो अभी बात हुई थी, बिना 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के नहीं होगा। कार्य का विभाजन होता है, कौन आदमी क्या काम करेगा। ऐच्छिक सदस्यता होती है, ये भी वॉलंटरी मेंबरशिप है समूह की, इसमें भी ऐच्छिक है। समाज में क्या है? कंपलसरी है, और समुदाय भी कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। समूह में आदर्श और प्रतिमान भी होता है, नॉर्म्स होता है, वैल्यू होता है। देखिए, कोई भी समूह बनेगा तो उसमें नियम होगा। जैसे क्लास है, नियम है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या है। बिना नियम के समूह नहीं हो सकता ना, तो नियम कानून जरूरी है। समूह का अपना एक लक्ष्य होगा, बिना लक्ष्य के समूह नहीं है। कॉमन इंटरेस्ट होगा समूह का, तो ये सब हैं। आगे आइए, पारस्परिक संबंध है, समूह का अपना एक ढांचा होता है, उसमें कोई लीडर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्य होता है, समूह एक सत्ता भी है, उसमें अपनी एक सत्ता होती है। कोई कुछ होता है, कोई कुछ पद पे होता है। समूह में एकता होती है, यूनिटी होता है, और परमानेंसी होती है, अधिक स्थायित्व होता है समूह। सामाजिक समूह का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग, ये क्वेश्चन अक्सर आपको नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मीलर ने समूह को 2 हिस्से में बांटा, वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में। वर्टिकल का मतलब उदग्र और हॉरिजेंटल का मतलब समतल। वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और हॉरिजेंटल का मतलब ये पैरेलल। उदग्र समूह उन समूहों में सामाजिक दूरी पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ दूरी महसूस करता है, ठीक है, तो वो उसको उदग्र समूह के रूप में एक शिक्षित समूह को देखें तो पाएंगे कि उनके सभी की आर्थिक हैसियत एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग लोगों का समूह वो उदग्र समूह होगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि किसने क्या विभाजित किया है। समतल में समूह के सारे सदस्य एक ही वर्ग के होते हैं, जैसे लेखक वर्ग, शिक्षक वर्ग, श्रमिक वर्ग, वहाँ वर्ग अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़े। गिलिन एंड गिलिन ने समूह को कई हिस्सों में बांटा है। रक्त संबंधी समूह जैसे परिवार, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित क्षेत्रीय समूह, अस्थायी समूह और स्थायी समूह। तो ये है, आगे बढ़िए। सांस्कृतिक समूह, लेस्टर वार्ड द्वारा समूह का भी वर्गीकरण 2 हिस्से में किया, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। ऐच्छिक मतलब जो इच्छा से बनेगा, अनिवार्य का मतलब गैर ऐच्छिक, उसके आप हैं ही, जैसे परिवार के आप सदस्य हैं। आगे बढ़िए। कूले का वर्गीकरण, कूले ने प्राथमिक समूह की चर्चा की है, ये बहुत मशहूर है, आता है तो मीलर का भी आता है, अभी जो बताया वो सब आपको याद तो सबको रखना है कि किसने कितने हिस्सों में बांटा। 1909 में उनकी एक पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने समूह को 2 हिस्से, समूह को प्राथमिक समूह की एक्चुअली चर्चा की थी। यह है प्राथमिक समूह की चर्चा की थी कूले ने, ये क्वेश्चन खूब आता है। और प्राथमिक समूह की चर्चा की थी, और जिसकी चर्चा नहीं की वो है सेकेंडरी,
ऑटोमेटिकली क्लियर है। उसके बाद समनर बहुत मशहूर है। समनर ने समूह को दो हिस्से में बांटा है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब अंतर समूह जिसको हम अपना मानते हैं, आउट ग्रुप का मतलब बाह्य समूह जिसको हम बाहरा मानते हैं। याद रहे इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज में की। ये आता है प्रश्न काफ़ी बार, ये नेट में भी आ चुका है, आपको इस तरह का प्रश्न आता ही रहता है तो कि किस पुस्तक में उल्लेख है। आगे आइए, आउट ग्रुप की चर्चा। आउट ग्रुप उस समूह को कहते हैं जिसको व्यक्ति अपना नहीं मानता है। और हमारी बात पर, हमारे शब्दों पर ध्यान दें, जिसमें व्यक्ति हम की भावना नहीं पाई जाती, अपनापन, देखिए अपनापन नहीं होता। आगे बढ़िए, समूह को क्लियर कर लेते हैं। मैकआइवर पेज का भी वर्गीकरण है। मैकआइवर पेज ने कहा है कि समूह क्षेत्रीय समूह होते हैं, नीतियों के प्रति चेतन समूह होते हैं, और क्या कह रहे हैं कि नीतियों के प्रति चेतन समूह होते हैं, क्षेत्रीय समूह होते हैं, और हितों के प्रति चेतन समूह होते हैं, ये कहा है। फिक्टर का वर्गीकरण है सामान्य पूर्वज समूह, सामान्य क्षेत्र में रहने वाले और शारीरिक समानता वाले और समान हित वाले समूह। इसको आपको याद रखना है, बस वर्गीकरण याद रखना है कि कौन किस, जो बहुत महत्वपूर्ण है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। बाकी कॉमन है परिवार समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, मनोरंजनात्मक समूह। अब प्राथमिक समूह की चर्चा कूले ने की, जो आप पहले भी जानते हैं और आप समझ रहे हैं। इसको आप नोट भी कर लेंगे धीरे धीरे कुछ बातों को। और प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है, सबसे 3 उदाहरण है जो कूले ने दिया, मैं आपको बताता हूँ। ये है परिवार, करीरा समूह और पड़ोस। इसका आप ख्याल रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है आमतौर पे, नेट में आता है। तो जो आता है वो मैं आपको आगाह कर ही दे रहा हूँ। और आगे बढ़िए, फैमिली है। और प्राथमिक समूह के लक्षण, हम की भावना पाई जाती है, और प्राथमिक समूह में संबंध स्वयं साध होता है, वो खुद ही एक लक्ष्य होता है। प्राथमिक समूह आपका जो पिता है वो कोई साधन नहीं है, बल्कि आप पिता तक ही पहुंचना चाहते हैं, माँ तक ही पहुंचना चाहते हैं। देखिए समझिए, माँ ही आपकी लक्ष्य है, माँ साधन नहीं है। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, वो आपके साध नहीं है, वो आपके साधन है। जैसे आप कुछ बन जाते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा आपके साथ रहते हैं, यानी वो आपका लक्ष्य ही है। आगे बढ़िए, शारीरिक समीपता होती है प्राथमिक समूह में। समूह का छोटा आकार होता है, ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं प्राथमिक समूह में, दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-4 होते हैं। परिवार में 2, 4, 5, 10 सदस्य होते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्ति का विलयन, संबंधों की स्थिरता होती है। वहीं आकर के प्राथमिक समूह में व्यक्ति विलय हो जाता है, इसका मतलब ये। सामान्य उत्तरदायित्व होती है हर व्यक्ति के प्राथमिक समूह में। संबंधों में स्थिरता होती है, निरंतरता होती है। कॉमन कैरेक्टर होता है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। संपूर्ण संबंध होते हैं, चूँकि सिर्फ पॉइंट आप देख लीजिए। संबंधों का क्या करें, हस्तांतरण संभव नहीं है। उसके बाद प्राथमिक समूह का महत्व, आज की दुनिया में प्राथमिक संबंध का महत्व क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पार्सन्स ने कहा, ये मनोवैज्ञानिक सपोर्ट, ये किसी दुकान में नहीं मिलता है, ये किसी दुकान में नहीं मिलता है। हर चीज़ मिल जाएगा दुकान में, रोटी मिल जाएगा, लेकिन तनाव दूर करने के लिए परिवार का सदस्य ही। दुकान में बाप बहन भाई नहीं मिलते, वो घर में मिलते हैं, मित्र नहीं मिलते। ठीक है। प्राथमिक समूह विरुद्धों एवं असहायों का सहारा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मनोरंजन में सहायक है, सब एक दूसरे के लिए मनोरंजन है। दादा दादी, मामा मामी, आमा बुआ, सब मनोरंजन करते हैं एक दूसरे को। सामाजिकरण में सहायक है, ये एक दूसरे के साथी हैं। व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं डेवलपमेंट के लिए, सोशलाइजेशन के लिए। सामाजिक अनुकूलन में सहायक है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। कोई गलत होता है तो उनको संभालते हैं। संस्कृति का संचार करते हैं, सिखाते हैं, ये सब है। आगे बढ़िए, अब द्वितीयक समूह। जाहिर सी बात है, ये भी कूले ने प्राथमिक समूह की चर्चा की, लेकिन कूले जिसकी चर्चा नहीं की वो द्वितीयक समूह है। आगे बढ़िए, द्वितीयक समूह में कैरेक्टर क्या है जो प्राथमिक समूह में नहीं पाया जाता है, यानी हम की भावना नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझिए, इसमें होता है मैं की भावना, इसकी खास बात है। इसमें होता है मैं की भावना, और
उसमें क्या था, इसमें दूरी होती है, इसमें क्या होता है, स्वार्थी होता है, ये सब है। आगे बढ़िए और बाकी द्वितीयक समूह के लक्षण देख ले। सीमित दायित्व होता है, इसमें जिम्मेदारी नहीं होती है। गए बैंक में जॉब करके आ गए, कहीं स्कूल गए तो आ गए 4 घंटे में, लेकिन परिवार में तो हमेशा रहना है। शारीरिक निकटता नहीं होती है इसमें। अब प्राथमिक समूह में निकटता होती है, ये परिवर्तनशील होता है, ये बदल जाता है। प्राथमिक समूह हमेशा आपका वही रहता है। परिवार आपका चेंज नहीं होगा। स्कूल के बाद आप कॉलेज चले जाएंगे, कॉलेज के बाद आप कहीं और चले जाएंगे, बैंक में चले जाएंगे, कॉलेज में कहीं और किसी और कॉलेज में चले जाएंगे। तो ये है अस्थायी संबंध होता है, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अस्थायी संबंध होता है और ये विचारपूर्वक स्थापना होती है, जबकि प्राथमिक समूह विचारपूर्वक नहीं बनाते हैं आप। विशेष स्वार्थ की पूर्ति होती है, ध्यान रहे। द्वितीयक समूह विशेष स्वार्थ की पूर्ति होती है, आता है, ये छांटने के लिए आता है इस तरह के प्रश्न। प्रतियोगिता की भावना होती है इसमें। औपचारिक संबंध होते हैं, हाँ एक ये है, देखिए औपचारिक संबंध होते हैं, जबकि प्राथमिक समूह में अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का मतलब कोई नियम नहीं, जैसे चाहें वैसे रहें, अपना मानते हैं सबको। इसका बड़ा आकार होता है, वहाँ देखा आपने छोटा आकार था। आगे बढ़िए। सदस्यों के बीच संसरण यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है सदस्यों के बीच संसरण। कोई भाई मॉनिटर होता है, कोई कुछ होता है। अप्रत्यक्ष संबंध होता है, वहाँ क्या था प्राथमिक समूह में, वहाँ था प्रत्यक्ष संबंध, जस्ट उल्टा। चलिए आगे बढ़ते चलिए। अवैयक्तिक संबंध होता है। द्वितीयक समूह का महत्व आप जान रहे हैं। आज अगर सोसाइटी में आगे बढ़ना है तो द्वितीयक समूह भी ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज में तो द्वितीयक समूह के लोग मिलेंगे, बैंक में जहां आप नौकरी करेंगे हर जगह आपके परिवार तो नहीं होंगे। तो सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में सहायक होते हैं, सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। ये देखिए पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट कम से कम नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संदर्भ समूह एक बहुत बेहतरीन अवधारणा है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम जो है ना H.H. हाइमन ने किया 1942 में। उनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। ये क्वेश्चन खूब आता है नेट में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। क्यों होता है? दो संदर्भ समूह के निर्माण के जो है दो मुख्य आधार है, आकांक्षा और सापेक्षिक वंचना। हम संदर्भ समूह उसे कहते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, सपोज के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेसर जो हुए वो आपके लिए आपका रेफरेंस ग्रुप हुआ, संदर्भ समूह। तो ये आपकी आकांक्षा हो गई और रिलेटिव डिप्राइवेशन के कारण होता है आप कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में, तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये है कहानी। चलिए, तो हाइमन ने इसकी चर्चा की। उसके बाद आपको मैं ये बताऊं, आर.के. मार्टन ने इसको मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप में भी बांटा है। देखिए यहाँ है, किंग्सले मार्टन ने सदस्यता समूह और संदर्भ समूह की भी बात की है। दो तरह का होता है। सदस्यता समूह जिसके आप सदस्य ऑलरेडी हैं, जिसके सदस्य आप हैं, और संदर्भ समूह जिसके सदस्य हैं नहीं लेकिन वैसा आप बनना चाहते हैं, वो चीज़ है। तो आगे बढ़ें, मतलब संदर्भ आपका अपना सदस्य समूह भी हो सकता है। अब सपोज कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं प्रोफेसर को ही अगर अच्छा मानता हूँ तो मेरा संदर्भ समूह, मेरा सदस्य समूह, मैं उसी का सदस्य हूँ। लेकिन अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका संदर्भ समूह एक प्रोफेसर होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िए। हाँ, संदर्भ समूह का अर्थ तो समझ ही गए हैं आप कि अगर कोई व्यक्ति सपोज आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं तो आईएएस उसके लिए संदर्भ। अगर कोई विद्यार्थी आईएएस की तैयारी कर रहा है तो आईएएस बनना चाहता है, वैसी स्थिति में आईएएस उसका संदर्भ समूह होता है, क्योंकि उसमें शामिल होना चाहता है। समझ में आ रही बात? अब इसमें क्या है, तो ये आपका तो नॉन मेंबरशिप और मेंबरशिप का मतलब यहीं पे आप समझ लीजिए। तो आईएएस में आप मेंबर नहीं हैं बल्कि नॉन मेंबर हैं, आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए। अब संदर्भ समूह के अध्ययन के तत्व हैं, इनको आप देख लीजिएगा। संदर्भ समूह से के बारे में किसने क्या कहा? किसी ने कहा कि अभिलाषा है। वैज्ञानिकों की अपनी अपनी राय है। मैंने कहा ना, अलग अलग भाषा में वैज्ञानिक अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वो है संदर्भ समूह से फ़ायदा है भाई, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अस्तित्व के लिए है। आगे बढ़िए। संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक प्रकार। संदर्भ समूह नॉर्मेटिव होता है,
संदर्भ समूह जो है आर के मर्टन ने कहा नॉर्मेटिव और कंपैरेटिव टाइप है। आदर्शात्मक जो व्यक्ति स्टैंडर्ड आदर्श प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं, और तुलनात्मक वो है जो व्यक्ति तुलना करके आगे बढ़ना चाहता है, तो आगे बढ़े संदर्भ समूह व्यवहार। हाइमन के विचार, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप एक बार इसको देख लेंगे। वही बात है जो हाइमन कह रहे हैं, सबकी वैज्ञानिकों की राय करीब करीब वही रहती है, लेकिन एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही बात को सारे वैज्ञानिक अलग अलग अंदाज में कहते हैं। चलिए, और जो महत्वपूर्ण है उस पर हम फोकस करेंगे। क्लाइनबर्ग ने देखिए संदर्भ समूह को दो हिस्से में बांटा है। क्लाइनबर्ग ने इमेजिनरी रेफरेंस ग्रुप की बात की है और नॉर्मेटिव निगेटिव रेफरेंस की बात की है। कि इमेजिनरी वो है कि जैसा आप बनना चाह रहे हैं सपने में, मान लीजिए जन्नत में जाना है, स्वर्ग में जाना है, ये सारी चीज़ें काल्पनिक है। नकारात्मक संदर्भ समूह होता है वैसा आप बनना नहीं चाहते, उसको निगेटिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कि आप कहीं प्रोफेसर हैं, तो आप प्रोफेसर हैं तो आप क्लर्क बनना चाहेंगे, बताइए, तो ये आपके लिए निगेटिव रेफरेंस ग्रुप है। आगे बढ़िए। न्यूकॉम के विचार हैं। न्यूकॉम ने भी क्या कहते हैं निगेटिव रेफरेंस ग्रुप की चर्चा की है। और आगे बढ़िए आप, हाँ ये हमने आपको कहा ही है। देखिए न्यूकॉम ने भी पॉजिटिव एंड निगेटिव रेफरेंस की चर्चा की है। पॉजिटिव वो है जैसा आप बनना चाह रहे हैं, और निगेटिव वो है जैसा आप नहीं बनना चाह रहे हैं। जो अभी मैंने आपको कहा, जैसे आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, सब अब उदाहरण समझ लीजिए, आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो प्रोफेसर आपके लिए पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप है। आप क्लर्क नहीं बनना चाह रहे हैं तो निगेटिव रेफरेंस ग्रुप है, या चपरासी। चलिए, मर्टन के विचार है, मर्टन का भी आता है। मर्टन की किताब सब है, कुछ अमेरिकन सोल्जर में उन्होंने रेफरेंस ग्रुप का अपना दिया था कॉन्सेप्ट। और मर्टन ने मेंबरशिप ग्रुप, नॉन मेंबरशिप ग्रुप की चर्चा की है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। मर्टन ने कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटिव डिप्राइवेशन का। परस्पर विरोधी संदर्भ समूह, ये सब सिग्निफिकेंट अदर्स। आगे आइए, कॉन्फर्मिटी एंड नॉन कॉन्फर्मिटी संदर्भ समूह के प्रकार, सदस्यता और मेंबरशिप और नॉन। जॉनसन ने भी मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप संदर्भ समूह की बात की है, रेफरेंस ग्रुप की बात की है। और मेंबरशिप, और समझ ही रहे हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन को आप थोड़ा समझ लीजिए। आर के मर्टन ने इसकी चर्चा की है। ये रिलेटिव डिप्राइवेशन आपको वंचित महसूस होता है, इसका मतलब है वंचित होना। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको कुछ आगे बढ़ना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपके अंदर कुछ कमी है, आप आगे निकलना चाह रहे हैं लाइफ में, आप इस लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सापेक्षिक वंचना में हैं, ये है इसका अर्थ। आगे बढ़िए। संदर्भ समूह का प्रभाव क्या पड़ता है? आदर्शात्मक, तुलनात्मक संदर्भ समूह जो अभी बताया, नॉर्मेटिव जिसको अपना नॉर्म मानते हैं, और कंपेरेटिव जिससे आप कंपेयर करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संदर्भ समूह, न्यूकॉम ने इसकी चर्चा की है, इसका ध्यान रखिएगा, नेट में खूब आता है। और क्या है धनात्मक, ये अब मैं बताता जा रहा हूँ काफ़ी। वास्तविक और काल्पनिक संदर्भ समूह की चर्चा भी अभी क्लाइनबर्ग ने भी किया था, और जॉनसन की भी बात है। तो इस तरह से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। सारी बातों पे मत चलिएगा, एक नज़र आप देखिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आमतौर पे आते हैं, हाँ इसी क्रम में एक आ गया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसकी चर्चा भी आर के मर्टन कहते हैं, और ये क्वेश्चन खूब आता है, सुना भी होगा आपने, ये नेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि हम मान लीजिए कि हम प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का अर्थ होता है कि सपोज के आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी से आप प्रोफेसर जैसा बिहेवियर आ गया आपके अंदर, और उसके जैसा बिहेवियर लाना चाह रहे हैं, यानी वैसा बनना चाह रहा है, तो वैसी एक्टिंग भी आपने शुरू कर दिया। जैसे कोई बच्चा टीचर के जाने के बाद बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देता है और वैसा बनना चाहता है,
तो ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। आगे बढ़िए, सीमांत मानव का एक कंसेप्ट है, मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप जैसा बनना चाहते हैं, सपोज कोई आईएएस बनना चाहता है तो आईएएस नहीं बन पाता है और क्लर्क बन जाता है, तो वो ना क्लर्क बनता है मन से और ना आईएएस बनता है, तो बीच का बन के रह जाता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल मैन। ठीक है, हाँ। तो ये रहा कुल मिलाकर के संदर्भ समूह का टोटल कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हमें लग रहा है कि फैमिली पे बात होगी। तो कुल मिलाकर के हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अब आप हमें ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सोशियस वर्ड किस भाषा का है। दूसरा सवाल है कि लोगस वर्ड किस भाषा का है। तीसरा सवाल है कि समिति मूर्त है या अमूर्त। चौथा सवाल है कि सोशियोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति कब हुई। पांचवा प्रश्न है आपको कि संस्था मूर्त है या अमूर्त। ये मैं क्वेश्चन करता रहूँगा जो पिछले वीडियो का है। और छठा प्रश्न है अगस्त कॉम्ट कहाँ के थे। और सातवां प्रश्न है सोशियोलॉजी वर्ड किसने दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।